So I'd said you that after reading the question, you have to divide question into three parts. So we are doing a question where we have divide 15 into two parts such that square of one number multiplied with the cube of other number is maximum. तो सबसे पहला चीज अपने लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है सम ऑफ टू पार्ट्स. Yes, sum of two parts is 15. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो दो पार्ट्स हम लोग को निकालना है वो दो पार्ट्स का सम अपने लोग को 15 दिया हुआ है बिकॉज अपने लोग को 15 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. मतलब दोनों को वापस से ऐड करके आंसर 15 आना चाहिए. नंबर 2, स्क्वायर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विथ क्यूब ऑफ अदर is maximum. मतलब अपने लोग को जानना है कि वो कौन सा दो पार्ट्स है जिसमें हम एक का स्क्वायर करेंगे और दूसरे का क्यूब करेंगे, उसका जो रिजल्ट है प्रोडक्ट का वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. हमको पता नहीं. ठीक है, मतलब हम लोग को जानना है कि स्क्वायर ऑफ वन पार्ट क्यूब ऑफ अदर पार्ट का प्रोडक्ट इज मैक्स व्हेन, कब. और तीसरा पार्ट हमको ये जानना है कि वो दो पार्ट्स क्या है. देखो वो दो पार्ट्स क्या है हम लोग को तीसरे में जानना है बिकॉज तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था कि आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन योर फर्स्ट टास्क विल बी टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विल बी कि इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज द कांस्टेंट. so what is given in the question, मतलब वो क्या चीज है जो चेंज नहीं होने का. क्या चीज है वो जो चेंज नहीं होगा कि वो जो दो पार्ट जो भी तुम लिख दो उनका सम 15 आना चाहिए. और फिर वो जो पार्ट है वो तो बहुत सारा चीज हो सकता है 7 8 9 6 10 3 5, लेकिन उनमें से हमको कौन से चूज करना है? हमको वो दो पार्ट चूज करना है जिसमें एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब का प्रोडक्ट जो है वो सबसे मैक्स होना चाहिए. वो सबसे क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. और लास्ट में हमको ये बताना है कि वो दो पार्ट्स क्या है. और ये चीज याद रखना, जो तीन जो पार्ट्स जो है ना, ये तीन स्टेप्स है तुम लोग के लिए. ये तुम्हारा कोई पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बट मैंने देखा है यूजुअली कि अगर हम ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो सम बहुत आसान है. सो दैट्स व्हाई आई से दैट कि ये पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड करें. अब अपने लोग कंसंट्रेट करेंगे स्टेप नंबर 1. क्या कि अगर मेरे को 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो दो पार्ट्स क्या है? तो लेट इट बी वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज़ हमारे दिमाग में वैरी कर रहा है ना, हमारे दिमाग को तो पता नहीं कि वो क्या है. सो लेट x एंड y बी द टू पार्ट्स. And you know that पहला पॉइंट का मतलब होता है we have to derive the relationship between the constant and the variable. So how is constant and variable related with each other? It is their sum is equal to 15. So we have covered step number 1 now. Now we will move to step number 2. You know step number 2 is all about identifying the function. जिस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट निकालना है. तो यहाँ पे अपने लोगों को किस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट निकालना है? किस फंक्शन का? स्क्वायर ऑफ 1 इनटू क्यूब ऑफ अदर. तो एक काम करते हैं, उसको हम लोग z लेते हैं. let z be the function representing square of 1 multiplied with cube of 1. So what is z? So it implies z equal to square of 1 into cube of other. Now you know that the problem which arises in step number 2 in application this sum is कि यहाँ पे अपने लोगों को z जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल के टर्म्स में है? दो वेरिएबल. तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? पहले एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए. तो अगर हम इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ. तुम x के वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज सिंपली अप टू यू. तो अगर हम यहाँ y का वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये 15 माइनस x का होल क्यूब हो जाएगा. और ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें हमको इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है. मतलब आई मीन डोंट स्टार्ट अप्लाइंग a minus b whole cube formula and don't start multiplying with x square. You leave it till it. Now let's move forward and let's do the first step of maximum and minimum.
What is the first step of maximum and minimum? Differentiating z with respect to the variable which here is x. To get what? dz by dx. Here on the right hand side we are going to apply product rule. कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल. फॉर्मूला क्या होता है? u into ddx of v plus v into ddx of u. So we find that ddx of 15 minus x whole cube will be what? पहले हम लोग 15 minus x को assume करेंगे. पहले हम लोग 15 minus x को क्या करेंगे? assume करेंगे. अगर हम 15 minus x को x assume करें और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n x to the power n minus 1. उसके बाद जिस पार्ट को हमने assume किया है उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ddx of x square is 2x. All right, ddx of x square क्या होगा? Simply 2x. तो ये हो गया x square into 3 into 15 minus x का whole square. What is ddx of 15 minus x? 15 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1. इसको काम करते हैं थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे. उससे पहले इसको लिख देते हैं 0 minus 1 minus 1 into 3 becomes minus 3. इतना मुझे चेन रूल का जितना मैंने स्टेप लिखा वो जरूरत नहीं था बट फिर भी मैंने बता दिया फॉर दोस जिन लोगों को डिफरेंशिएशन भी मतलब थोड़ा वीक लगे. ना अब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो? 15 minus x whole square एक जगह और एक जगह 15 minus x whole cube एक ही करके सोचते हैं. तो स्क्वायर एक जगह क्यूब है दूसरी जगह तो ऑब्वियसली कॉमन क्या होगा? स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x है तो कॉमन क्या होगा? तो क्या बच जाएगा यहाँ पे -3 टाइम्स x इंटू ये तो पूरा चला गया कॉमन और ये जो हो गया ये 2 टाइम्स 15 माइनस x आएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक? देखना एक बार सब कुछ ठीक है. -3x प्लस 2 टाइम्स 15 माइनस x. इस एक्सप्रेशन को अपने लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया x टाइम्स 15 minus x whole square. If we simplify this, we will get 3030 minus 5x. This is the first order derivative. This is step 1. After we complete step 1, we finish step 1. What is the second step? We equalize this dz by dx with 0 to obtain the critical points. So now for the critical points, we have to equalize dz by dx with 0. So either x will be equal to 0, 15 minus x whole square will be equal to 0, 30 minus 5x will be equal to 0. If 15 minus x whole square is equal to 0, स्क्वायर तो हम हटा सकते हैं बिकॉज़ स्क्वायर राइट में का तो रूट हो जाएगा. रूट 0 0 होता है तो यहां से x का वैल्यू 15 आ गया, यहां से x का वैल्यू 6 आ गया. मतलब अपने लोगों को 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले. लेकिन क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड सम है तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बस हम लोग ब्लाइंडली उस पे चेक करने नहीं शुरू करेंगे. हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो दो पार्ट्स का एक हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसके दो पार्ट्स को? 15 के दो पार्ट्स का एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एक बात बताओ, क्या वो एक पार्ट 0 या फिर वो 15 हो सकता है? क्या हम बोल सकते हैं कि 15 का दो पार्ट, हाँ मैंने 15 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट 15 है दूसरा पार्ट 0. क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर वो दो पार्ट हुआ क्या? फिर समझ में आया मेरे बात? इसका मतलब सिंस x equal to 0, 15 is not possible, so x equal to 6 is the critical point. Is the critical point. Because if I am dividing 15 into two parts, so a part cannot be whole or it cannot be nothing. A part cannot be whole or a part cannot be nothing. Okay? So critical point तक निकाल लो एक बार, यहाँ तक कॉपी कर सकते.
Now second step is done. सेकेंड स्टेप तक हम लोगों ने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला, बट ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मार्क्स है या नहीं हम लोगों को पता नहीं. हाउ टू टेस्ट वेदर दिस क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मार्क्स और नॉट? वी हैव टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इन दैट वी हैव टू पुट द क्रिटिकल पॉइंट, सब्स्टिट्यूट द क्रिटिकल पॉइंट. सो फॉर दिस वी नीड टू डिटरमाइन d square z by dx square. So let us differentiate dz by dx with respect to x. So we have d square z by dx square. Now on the right hand side, see what are we doing is just note down. Instead of applying uv w, मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो फिर ये uv बन जाएगा. समझ में आया? uv रूल बन जाएगा. मैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा तुम्हारा u. तो बताओ तो ddx of v मतलब कितना हो जाएगा? So 30x. कितना होगा ये? 30 minus 10x plus v ddx of u. तो ddx of u कितना हो जाएगा? 215 minus x whole to the power 2 minus 1, and then further differentiation of 15 minus x, which is minus 1. देखो इसका हम लोग को इतना ज्यादा सिंपलीफिकेशन करने का इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इससे इतना ही मतलब है कि इस पे क्रिटिकल पॉइंट पुट करके जो आएगा रिजल्ट वो नेगेटिव होगा या नहीं. नेगेटिव हुआ तो बहुत बढ़िया है, मैक्स हो गया. नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है? लेट्स पुट x इक्वल टू 6. 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9. 6 10 जा 60. 30 माइनस 60 कितना हो गया? माइनस 30. ये हो गया तुम्हारा 180 माइनस 36 5 जा 1, मतलब ये 0 बन गया ये पूरा बात, ठीक है? मतलब इतना बचा. अब यहाँ से हमको कुछ कंक्लूजन हम लोग एकदम इजीली मतलब ले सकते हैं कि ये रिजल्ट लेस देन 0. हमको इतना करना ही नहीं है कि 9 स्क्वायर इनटू 30 क्या है, उससे हमको मतलब ही क्या है उस वैल्यू से. हमको सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो लेस देन 0 है. एक बार पता चल गया कि नेगेटिव है मतलब लेस देन 0. Therefore z is max at x equal to 6. So we have completed number 2. So we have completed step number 2 now. Let's come to step number 3 now. Find the two parts. So now putting x equal to 6 in equation number 1. So we get y equal to how much? 9. है कि नहीं? Because x plus y 15 है. अगर उस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 6 लगा दूं तो मुझे y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 9. Therefore the two parts are six and 9. All right, this is it. Now अगर तुम्हारा नंबर 4 में डाउट है तो ये सिमिलर टाइप का सवाल है. तुम लोग एक बार कोशिश करना, अगर नहीं होता है then we'll see next class. But I think आज के लिए जो है तुम लोग एक बार वो सम को ट्राई कर सकते हैं. Now ठीक है, 3 नंबर इस तरह से. नंबर 4 नाउ 4 नंबर तुम लोग खुद करना. 7 यहाँ पे मैंने बता दिया था, 8 भी यहाँ पे शायद मैंने बता दिया था, है ना? नंबर 9 में डाउट है शायद. नंबर 5 का वो इक्वेशन क्या? सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखना है? सबसे पहला पॉइंट क्या बताओ तो? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन टू यू. सो पेरीमीटर इज गिवन. सबसे पहला पॉइंट क्या है? पेरीमीटर इज गिवन. सेकंड पॉइंट है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम. सेकंड पॉइंट है डायगोनल इज मिनिमम. और तीसरा पॉइंट यहां पे है शो दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. You have to prove that rectangle is a square. तो एक काम करते हैं कि
रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि देखा होगा फिक्स मतलब इन लोग एक कुछ ना कुछ वैल्यू देता, मतलब या तो 3 4 5 कुछ ना कुछ वैल्यू देता, 40 48 इस तरह का। लेकिन यहाँ पे इन लोग वैल्यू ना देकर के बोल रहे हैं कि जो भी होगा वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना। इन लोग वैल्यू ना देकर के इस क्वेश्चन को जनरल बना दिया। जनरल मतलब कि कोई भी रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर दिया हुआ हो, जो भी वैल्यू दिया हो, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उस वैल्यू को हम k से डिनोट कर देते हैं। एक काम करते हैं, लेट k unit be the given perimeter of the rectangle। इस रेक्टेंगल का जो भी हो तुम लेंथ कुछ भी ले लो, बट उसका ओवरऑल पेरीमीटर जो है वो बदलना नहीं चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो k होना चाहिए। अब इसका जो डायमेंशंस है ले लेते हैं हम लोग x यूनिट एंड y यूनिट। मतलब ऑब्वियसली डायमेंशंस तो बदल सकता ही है ना, लेकिन हम बदल के भी हम उसका जो पेरीमीटर है वो हम उतना रख सकते हैं। याद होगा मैंने लास्ट जब बताया था, इस तरह का कुछ एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो अगर हम सपोज एक रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है 2l + 2। तो मान लो मैंने ना इसका एरिया पेरीमीटर को 50 सेंटीमीटर कर दिया। तुम देखो 50 सेंटीमीटर बहुत सारे l और b पे अचीव किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर हम l ले लेते हैं सपोज 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो देखो इसका क्या होगा बताओ तो, पेरीमीटर 50 होगा कि नहीं? क्योंकि तुमको सिंपली ये देखना है ना कि l + b ऐड करके 25 आ रहा है, क्योंकि उसका डबल 50 हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं। 80 और इसको अगर हम 7 कर दें तो भी 50 आएगा, लेकिन इससे तुम्हारा एरिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इससे एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बदल रहा है कि नहीं? है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई देखो हमारे पास कांस्टेंट पेरीमीटर अचीव करने का हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट लेंथ ब्रेड्थ पे है, लेकिन कौन से पेरीमीटर सॉरी कौन से लेंथ और ब्रेड्थ पे जो है सेकंड पार्ट अचीव किया जा सकता है, डायगोनल इज मैक्स, वो हमको जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। समझ में मेरी बात? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्सो x यूनिट एंड y यूनिट be the dimensions. Now we know that we are in step number 1 until unless we don't derive the relationship between the constant and the variable। मतलब एक बार constant और variable का relationship derive कर ले तब जाके हम लोग का step number 1 ओवर होता है। तो step number 1 को खत्म करने के लिए हम बोल सकते हैं कि 2x plus 2y जो है कितने के बराबर है? given value मतलब k constant के बराबर। ठीक है, क्लियर है सबका? अब हम स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 इज अबाउट कंप्लीशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा है, उसमें एक फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत पहले जो है क्लास में क्या किया था, fx फंक्शन लिख किया। अब क्या है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट फंक्शन, डायगोनल फंक्शन, एरिया फंक्शन, पेरीमीटर फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो फंक्शन क्या है, डायगोनल फंक्शन है। So let D be the diagonal। तो डायगोनल के लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया है, देखो तुम लोग 2D 3D फिगर्स का जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन एक दिन किया था और मैंने उसका पीडीएफ बना के भी भेजा है, देखो एक बार। तो एक बात बताओ फॉर्मूला क्या है? So it is very simple also, like D is the diagonal, you know that this is the right angle triangle, so diagonal square is equal to x square plus y square। तो अगर हम d ले रहे हैं तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल, एक को रिप्लेस करते हैं। ऑलराइट, प्रॉब्लम शुरू होगा। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला स्टेप मैक्सिमा एंड मिनिमा का, तो हम लोग को z d को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट k। k इज अ कांस्टेंट। प्रॉब्लम ये होगा कि रूट है, मतलब प्रॉब्लम क्या, अगर ऐसा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है तो क्यों ना हम लोग वो अल्टरनेटिव यूज करें। समझ में? अगर हमको रूट को लेके चलना पड़े तो चलना पड़ेगा ही, ऐसे नहीं कि हम सब सॉल्व नहीं कर सकते, रूट को डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी को। कैसे? लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, let us square both sides, because if I square both sides
ऑन द राइट हैंड साइड रूट विल बी एलिमिनेटेड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें दोनों साइड तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 k माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दिया और d स्क्वायर हो गया। तुम लोग सोच रहे हो अगर स्क्वायर करके फायदा क्या होगा, d स्क्वायर तो आ ही गया, जब आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो d राइट में आ ही जाएगा, 2d into dd dx होगा फायदा। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, d स्क्वायर को z ले लेंगे। क्या करेंगे, d स्क्वायर को हम लोग z लेके और ये सब को हम we can make it more simple। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे let z equal to d स्क्वायर। मतलब अब क्या है देखो ध्यान से, हम लोग को शो करना था, हम लोग को निकालना था कि डायगोनल इज मिनिमम व्हेन, तो हम लोग खोज क्या रहे कि डायगोनल कब मिनिमम होगा, लेकिन हम लोग ने डायगोनल स्क्वायर को z से रिप्लेस कर दिया। मतलब जिस पॉइंट पे z मिनिमम होगा उसी पॉइंट पे d डायगोनल भी मिनिमम, सीधा सा। चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको सिंपल बना दिया, पूरा ब्रैकेट हटा देते हैं। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें हमेशा ये चीज का ख्याल रखना तुम लोग कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले थोड़ा अगर सिंपल बनाया जा सकता है, मेक इट क्लियर है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर होल क्यूब है तो होल एक जगह होल स्क्वायर एक जगह होल क्यूब है तो फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करने में चला, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, इस तरह सिंपल बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इसको सिंपल बनाया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस, तो तुम लोग इसको कंप्लीट करोगे। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x और k, x because x is a variable, so everyone complete fast। इसको कंप्लीट करो, मैं टाइम दे रहा हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट हो तो। स्टार्ट। So see, I'm not writing differentiating z with respect to x now, but main steps में लिखा है मैंने। So I'll just highlight the main steps. Listen, dz by dx 4 1/4 तो बाहर आ गया, चलो ठीक है, ये हो गया 16x minus 4k। ठीक है, आया सबका, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें 1/4 को बाहर रख करके 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव 16x आएगा, 4k कांस्टेंट है बाहर रख के x का डिफरेंशिएशन 1, k स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। बस डिफरेंस इतना ही है, ये सब में पता है क्या, जैसे k की जगह पे इन लोग 48 सेंटीमीटर दे था तो यहाँ क्या दिखता 48 स्क्वायर, यहाँ 48, इतना ही डिफरेंस समझ में आया। इसको अब हम 0 से इक्वलाइज कर देंगे, और तुम लोग ऐसे मत करना एकदम सीधी इस तरह से लिख देना नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स वो सब लिखना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा k/4, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम और नॉट, टेस्ट करने के लिए हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d स्क्वायर z बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे 0, नीचे 4 है तो 4 आएगा, और यहाँ पे दिखा देना ये नहीं कि क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम लोग शो नहीं करेंगे, डेफिनेटली शो करना पड़ेगा ना कि ये पुट करने के बावजूद भी आंसर 4 ही है क्योंकि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब z is minimum at x equals to k/4, so d is also minimum at x equals to k/4। you have to write down this one, is this clear to you? नहीं, हम लोगों ने लिया था d स्क्वायर, सी हम लोगों ने लिया था d स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर इज मिनिमम, d इज आल्सो मिनिमम, जिस पॉइंट पे d मिनिमम होगा उसी पॉइंट पे d स्क्वायर भी मिनिमम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोगों ने सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट क्या है, शो दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, सी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, क्लियर। तो वही प्रूव करना है कि क्या ये रेक्टेंगल भी स्क्वायर है या नहीं। अगर एक रेक्टेंगल में पेरीमीटर गिवन है और उसका डायगोनल अगर मिनिमम होगा तो पता है वो जो मैं बहुत सारे ऑप्शंस का बात कर रहा था ना उस समय जो मैं बहुत सारे ऑप्शंस का बात कर रहा था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर कांस्टेंट रहता है और डायगोनल मिनिमम होता है तो वो कौन से रेक्टेंगल में होता है, जब वो रेक्टेंगल क्या हो स्क्वायर, जब वो रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो क्या हो इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा k/4 आ जाएगा।
So since x equal to y equal to k by 4, therefore the rectangle is a square. I hope it is clear to everyone. So just copy down, and if you have any doubts, you can ask me. Okay, I'm giving you time to discuss it also. So this is question number 19, right? So question number 19 में पहला part. So the question is related to a cone. It's three-dimensional figure, conical figure, right? Circular cone. So tell me what is given in this particular sum. बताओ. वॉल्यूम दिया हुआ है सर, मतलब इस कोन का वॉल्यूम हमको चेंज नहीं करना है. वॉल्यूम इज कांस्टेंट, गिवन लिखो या कांस्टेंट. अब बताओ उस गिवन वॉल्यूम को रखते हुए, समझ में, जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि अगर ये बॉटल है, ठीक है, जो भी शेप का ये बॉटल है, ठीक है, इट्स नॉट परफेक्ट सिलिंड्रिकल, कॉनिकल तो है नहीं है, सिलिंड्रिकल है नहीं है, परफेक्ट सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर है. तो ये जो भी इसका होगा, ये बॉटल का कैपेसिटी बदलने नहीं चाहिए. इसका तुम हाइट घटा दो तो ऑब्वियसली हाइट घटाने से रेडियस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बेस का रेडियस, लेकिन मुझे इसका वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है. ये हमारे पास एक कंडीशन दिया है सर. तो इसी तरह से यहाँ पे कोन जो है, उस कोन का वॉल्यूम चेंज नहीं करना है. कोन का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है. तो कोन का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मुझे क्या अचीव करना है, बता सकते हो क्या? Yes. So CSA of a cylinder cone is least. कर सकते हैं. इस मतलब मिनिमम. और लास्ट में हम लोग को कुछ प्रूव करना है कि अगर ऐसा होता है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन भी होगा. वो कंडीशन क्या होगा कि जो उसका ऑल्टीट्यूड, दैट इज हाइट है कोन का, वो किसके बराबर होगा? √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस. मतलब जो हाइट है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के बराबर होगा. ठीक है. तो एक काम करते हैं, हम लोग कोन ड्रॉ करते हैं. इसका हाइट हम लोग पता नहीं, एक चीज सिर्फ फिक्स है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है कि हाइट क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, वो नहीं पता. क्या एक चीज फिक्स है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो इसका रेडियस r यूनिट ले लेते हैं, हाइट h यूनिट ले लेते हैं. तुमको स्लैंडेड लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या चीज का जरूरत होता है, बताओ. तो वॉल्यूम क्या चीज पे डिपेंडेंट होता है? r और h पे. तो हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली, तो हम लोग को यहाँ पे l बेकार में हम लोग को मतलब अननेसेसरी लेने से कोई फायदा नहीं. सो इसलिए मैंने क्या ले लिया बताओ. तो लेट पहले तो वॉल्यूम को डिफाइन कर देते हैं. लेट k क्यूबिक यूनिट बी द गिवन वॉल्यूम. ऑल्सो उस कोन का गिवन वॉल्यूम ये है, लेकिन अपने लोग हाइट और रेडियस जो भी ले उससे वॉल्यूम के ही आना चाहिए. ऑल्सो h यूनिट and r unit be the height and radius of the cone. तो पहला पार्ट भी अभी हम लोग है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि पहला पार्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है, रिलेशनशिप निकालना होता है, जो भी वेरिएबल हम लोगों ने लिए हैं और जो कांस्टेंट है. तो क्या मैं बोल सकता हूं 1/3 pi r square h is equals to k. ठीक है. अब देखो पॉइंट नंबर 2. लेट सी बी द कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे हम राइट. तो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला में एल नहीं आता है. एल बोल के कुछ पता चल रहा है, मतलब एल तो यहाँ पे लेगा ही नहीं. ये सब समझ में ना क्यों? क्योंकि मतलब एल तो कुछ बोल के ऐसे कुछ डिफाइन किया ही नहीं. एल तो समझ भी नहीं आएगा कि एल है क्या, क्योंकि अगर एल समझाना तो यहाँ लेट लो कि एल क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल नहीं रखेंगे. समझ में आ सकते हो? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल को रिप्लेस कर देंगे. वी नो दैट एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस आर. अननेसेसरी मत ले लेना कुछ भी वेरिएबल जो वहां पे तुम लोगों ने लेट लिया नहीं है और यहाँ पे बीच में कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दिया वो वेरिएबल नहीं. हमको पहले स्टार्टिंग में लेट लेना पड़ेगा, वही चीज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं. जिसको मैंने लेट नहीं लिया उसको हम यहाँ लेंगे नहीं. गॉट इट एवरीवन? अब हम यहाँ पे जैसे पिछले वाले सम जैसे ही याद है, जहां मैंने बोला था कि अगर रूट हटाया जा सकता है
सो हम लोग रूट को हटाएंगे और सबको हम लोग और आसान बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। अब उसके बाद सी स्क्वायर को जेड ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, अब इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अब क्या कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टेप्स, तो z जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे तो दो वेरिएबल है कि नहीं, दो वेरिएबल है यहाँ पे r और h, एक इसको एक सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा वाइजली चूज करना होगा कि मुझे उसको h में मतलब रखना है या मुझे r में रखना है। ठीक है, मुझे ये चीज थोड़ा सा सोच के करना चाहिए। तुम यहाँ पे h कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं r स्क्वायर सोच क्यों रहा हूं पता है, क्योंकि थोड़ा सा पावर थोड़ा छोटा होता है। r स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ r स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है, तो r स्क्वायर को रिप्लेस करना ज्यादा मुझे बेटर है। बट अगर तुम h करो तो बात बराबर है, चलिए। सो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k by pi h, कितना हो जाएगा 3k by 5h। और यहाँ जो दूसरे वाले टर्म में r टू द पावर 4 है, ध्यान रखो, उसको हम क्या लिखेंगे r स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर क्या हो गया 3k by pi h का होल स्क्वायर। पाई कैंसिल हो गया, एक h का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 पाई k into h। हमेशा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ऐसे कभी भी हम लोग k2 ऐसे लिखते हैं क्या, x into 2, नो वी नेवर राइट 2x। समझ में आ तो बात, इसलिए ये चीज को हमेशा याद रखना। पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऑलराइट ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से स्टेप्स मैक्सिमम, दैट इज डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है, नॉट k नॉट x, तो है नहीं यहां पे h। 3 pi k is a constant, keep it outside. What is ddh of h? ddh of h क्या होगा 1। 9k स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रखो। ddh of 1 by h स्क्वायर मतलब h to the power -2 लेके डिफरेंशिएट करना मतलब -2 h to the power -2 so dz by dh is 3 pi k plus minus -2 में है 18 c square into h to the power -1 को डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो इसको सबको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में एक चीज रखना पड़ेगा तुमको ध्यान, दैट इज पेशेंस। आराम से कूल हेड रख करके पेशेंस रख के सबको करो, मैं बता रहा हूँ होगा ही। मैं अभी तुम लोगों को h के टर्म में रिप्लेस करके किया ना, तुम इसको आराम से घर पे टाइम लेके r के टर्म में रिप्लेस करके करो। The more you experiment, the more you try different ways, the more you get your loopholes, your drawbacks, and then you will be able to understand more properly. सिर्फ सबको सही करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी-कभी गलत करके भी बहुत कुछ सीखा जाता है। इसीलिए याद रखना कि कभी भी अगर तुमको मास्टर करना है मैथमेटिक्स, मतलब आई मीन मैथमेटिक्स मतलब अच्छा करना है तुमको, तो हमेशा याद रखना यू मस्ट ट्राई योर ओन वेज आल्सो, ओके, सो दैट वो गलत तरीका एग्जाम में ना करो, क्योंकि तुमने घर में ऑलरेडी ट्राई कर लिया उसको, ठीक है। तो चलो इसको कंप्लीट करो। So I want everyone to check your steps, okay? But I am avoiding writing those things like now for the critical points, ये सब चीज मैं avoid कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट dz by dh को क्या कर रहा हूँ देखना एक बार, 0 से इक्वलाइज कर रहा हूँ, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 pi k यहाँ से आ जाएगा ये हो गया तुम्हारा 6, ठीक है, k कैंसिल हो गया,
6k by pi है ना इसमें, तो फिर यहाँ से h क्या हो जाएगा, क्यूब 6k by pi whole to the power 1/3, सेम थिंग, एक ही बात, क्यूब रूट को ये ऐसे एक ही बात, ठीक है। हमेशा याद रखना तुम लोग एक चीज कि जब भी कोई साइड से पावर चेंज होता है ना, इंटरचेंज, तो उसका रेसिप्रोकल बन के राइट साइड में जाता है या लेफ्ट में करेगा, ठीक है। h राइट में या 1/3 लेफ्ट में आएगा, क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 3. तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब अपने लोग को जानना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ठीक है, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमम है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। So 3 pi k is a constant, and what is derivative of constant? 0. 18k square बाहर आएगा, 1 by h cube को डिफरेंशिएट करने के लिए h to the power -3। ऑलराइट, देखो एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम का इंडिकेटर सिर्फ साइन है, वैल्यू नहीं। साइन मतलब 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हमको नेगेटिव चेक करना मतलब अगर वो लेस देन 0 मतलब बस नेगेटिव चेक करना है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव से चेक करना है, लेस देन 0 मतलब सब कुछ नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे d2z/dh² आ गया। अब d2z/dh² at h equals to 6k by pi whole to the power 1/3, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इसमें पावर मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, कि कैंसिल होके सिंपलीफाई होके और क्या आएगा, बिकॉज़ इतना जरूरी नहीं है। हमको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो ग्रेटर देन दैट्स ऑल, क्लियर। देयरफॉर z is minimum at h equal to 6k by pi whole to the power 1/3. So what was z? It was assumed, I mean वो हम लोगों ने किस चीज को लेट लिया था, c square को लेट लिया था। So c is also minimum at h equal to 6k by pi whole to the power 1/3. All right everyone, तो ये हो गया अपने लोगों का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ सम। जहां पे भी इस तरह का कुछ प्रूव करना हो ना कि हाइट इक्वल्स टू रेडियस, हाइट इक्वल्स टू डायमीटर, हाइट इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस, इस तरह कुछ भी अगर प्रूव करना हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है। तो मैं चाहता हूं सबको को यहां पे पहले कंसंट्रेट करने को, rather than copy, please note down here everyone note down जो मैं कर रहा हूं पहले, ओके, कंसंट्रेट करो। देखो बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि हम h का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और हम रेडियस निकालें, क्योंकि हमको प्रूव करना हाइट इक्वल्स टू √2, h मिल गया, अब r निकाल लेते हैं। ऐसा करना नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब। हम लोग क्या करेंगे देखिए, हम लोग को पता है कि 1/3 pi r square h is equal to what, ठीक है, और हम लोग को पता है h equal to 6k by pi whole to the power 1/3। तो एक बात बताओ, अगर h 6k by pi whole to the power 1/3 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि h cube is 6k by pi, और क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि k का वैल्यू, देखो k को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मैंने अपने आप से जो नया चीज इंट्रोड्यूस किया है वो तो था 3 चीज, एक था h, एक था r और एक था k। इन तीनों में मुझे k नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए बताओ तो, h और r का रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं, मुझे h का और r का रिलेशनशिप चाहिए, k नहीं चाहिए। मतलब k को एलिमिनेट कर दो, तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, pi h cube, तो यहाँ पे k की जगह पे बस pi h cube। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो बचा यहाँ पे सिंपलीफाई करके बच गया r² इक्वल टू h² बाई 2 r² इक्वल्स टू h²। h कितना हो जाएगा, हो गया ना, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हाइट इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस। ऑलराइट, तो इसको लास्ट में लिखना कैसे सुनना है, लास्ट में लिखना भी पड़ेगा हमको।
जस्ट कॉपी डाउन टिल लास्ट में कैसे लिखना बताया। See, you have to write down therefore the given volume right circular cone of least curve surface area, therefore cone right circular cone with least curve surface area and given volume has its altitude equal to √2 times radius. Yes, you must write this equation. क्योंकि ये प्रॉब्लम समझो, जैसे याद होगा तुम लोग क्लास 10 में या 9 में जब तुम लोग प्रॉफिट निकालता था और तुम लोग को सपोज उसका कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो खाली तुम लोग x इक्वल टू लिख के नहीं लिखता था, therefore the cost price of the item is this. The conclusion problems में लिखना बहुत जरूरी है. I hope it is clear to everyone here. Okay, now based on this concept there is one more sum. ठीक है, एक सम है तुम लोगों को वो भी करना है, दैट इज नंबर 21 जो आज मैंने सेंड किया तुमको, देखो आज सेंड किया एक पेज 21, देखो लगभग वैसे ही, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर ले क्या है फिर। देखो इस सम में क्या है 21 में यू हैव गिवन वॉल्यूम, राइट। नंबर 2 क्या है बताओ, तो नंबर 2 क्या है बताओ, कहीं मेंशन नहीं है कर्व सरफेस, सरफेस। तो याद रखना अगर कोई भी सम में सरफेस एरिया बोला जाए तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस। मतलब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि जैसे ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल का है, ये बॉटल अभी ओपन है, देखो ये बॉटल अभी ओपन है, दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इस बॉटल का सरफेस एरिया, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ढक्कन लगा के जो आएगा वो नहीं, इस बॉटल का मैंने पूछा अभी जो है तो मैं बेस का लूंगा कर्व पार्ट का। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, अब मैं पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो तुम क्या ये पूछेगा सर कर्व सरफेस एरिया कौन सा एरिया, तुम दिमाग लगाओ सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये जो मुझे दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया मींस ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट 3D और 2D फिगर। समझ में आया मेरी बात? तो चलो स्टार्ट करो इसको। और लास्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि उसका जो रेडियस है, हाइट जो है सिलेंडर का, वो इक्वल टू डायमीटर, दैट इज 2। ओके स्टार्ट। So the 3 steps in this sum, you know, like you have already written everyone, so I will not write on those 3 points. Show that the height of given volume and least surface area. Cylinder, closed cylinder बोला है, मतलब अपने लोगों को surface area में curve plus top quadrant लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले volume given है कि नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पहला जो relationship जो हम लिखते हैं वो ये है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा steps I think, and you know that we are doing sum number 21. कि 21 का तुम लोग का काम है तीनों स्टेप्स लिख लेना, डिक्लेयर कर लेना, लेट k be the given volume, rh be the radius and height, वो सब लिख लेना। अब हम लोग को सरफेस एरिया, तो s से हम सरफेस एरिया को डिनोट करें व्हिच इज 2 pi rh प्लस 2 pi r स्क्वायर। दो वेरिएबल है r और h, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा बेटर h को लग रहा है डिफरेंस करना, r को करेंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h का वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा k by pi r स्क्वायर। सो लिख देना फ्रॉम pi pi कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 2k by r। चेक करना सब, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव minus 2k by r square 4 pi r, yes, equal to 0 for the critical points. So you are going to get r equal to k by 2 pi whole to the power 1 by 3. Please check everyone. If you find anywhere like कोई भी डाउट होगा तो बोलना, मैं पूरा स्टेप दिखा रहा हूं, ठीक है। जस्ट इसको इक्वल टू 0 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4k by r क्यूब और ये हो जाएगा 4 pi। सब कुछ पॉजिटिव है तो चिंता का कोई बात ही नहीं है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है हम लोगों को। r इक्वल टू
सब कुछ पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, therefore s is minimum at r equal to say k by 2 pi whole to the power 1 by 3. लास्ट पार्ट प्रूव करना है कि हाइट इक्वल्स टू डायमीटर, सो वी नो दैट pi r square h equals to k, तो यहाँ से k कितना हो जाएगा 2 pi r क्यूब हो जाएगा, वो सब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, देख लो अब यहाँ से सिंपलीफाई करते हैं हम, सॉरी h equal to 2 सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा h equals to 2r. height equals to that. All right everyone, yes, चेक कर लो सब। Yes, sir. तो आज हम लोग ने जो सम जितना किया हम लोग ने जिस लेवल का सम्स किया उससे अच्छा खासा सम्स हो जाएगा उससे, ठीक है। सो आई विल नॉट डू मोर देन दिस टुडे, इतना जितना हमने किया इतने सम्स को पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम, तो लिसन योर प्रोसेस। पहले लास्ट डे जितना मैंने सम्स क्लास में कराया था वो, और आज जो क्लास में कराया वो, ये दोनों सम्स को पहले तुम लोग करो और फिर स्टार्ट विद द एग्जांपल्स और एक्सरसाइज व्हिच आर गिवन, ठीक है। और एक बार में जरूरी नहीं कि सब हो ही जाए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट इरिटेटेड बाय स्पेंडिंग 1 आवर एंड एक या 1.5 सम या 2 सम सॉल्व हो, तो तुम इरिटेट नहीं, मतलब इरिटेट हो जाओगे तो होगा क्या, मिलेगा कुछ नहीं। सो इट्स बेटर दैट यू स्पेंड टाइम, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस वे आई एम एंडिंग टुडेस क्लास।